नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हों पूरे जीवन में तो हमको बता दें। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब बिहार लौटूंगा। मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी? उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? यहाँ पे हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई है। जाति एक फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। तेजस्वी की क्या होगा? कुछ नहीं है, वो तो लालू जी के लड़के हैं। जिस पायदान पर वो हैं अभी, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो इसलिए है क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। ऑपरेशन सिंदूर को एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि रुके। जिस तरीके से सीज फायर हुआ उससे बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest in this episode is Prashant Kishore. He's a well-known political strategist who has worked with many top leaders and parties across India, including Mr. Narendra Modi, Mamata Banerjee, Nitish Kumar, Stalin and several others. He was born in Bihar and is now trying to make a mark in his home state through his own political party, the Jan Swaraj. Can Prashant Kishore challenge or end the long-standing political dominance of Lalu Yadav and Nitish Kumar in Bihar? I'm joined by my colleague Naveen Kapoor in this podcast. Prashant ji, thank you so much for coming on the podcast. I'm looking forward to our conversation. My pleasure. देश आपको किंग मेकर के तौर पर जानता है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर। अब आप नेता बन गए हैं, ट्रांजिशन कैसा रहा है? नहीं, काम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। पहले दल और नेताओं को राजा बनाने की दिशा में लगे थे, कोशिश होती थी। अभी कोशिश ये है कि बिहार के लोग और यहाँ के बच्चे राजा बने। तो फंडामेंटल लेवल पे कोई काम में डिफरेंस नहीं है। पहले भी लोगों को यही सलाह देते थे कि किस तरह से दल को ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरह से वो जनता के बीच में जाएं, किस तरह के का उनका कम्युनिकेशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, संगठन को कैसे और मजबूत या धारदार बनाया जा सकता है, चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। बेसिकली काम आज भी वही कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके एक दल बनवाया है जिसका नाम है जन स्वराज। मैं उसका नेता नहीं हूँ, उसको बनाने वालों में मेरी एक भूमिका है, बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं उसका स्वयंभू नेता नहीं हूँ। वो यहाँ के उन सारे लोगों ने मिलकर दल को बनाया है जिनकी बड़ी लंबे समय से चाहत रही है कि बिहार में भाजपा और लालू जी के अलावा एक विकल्प हो। और जो लोग भी उस विकल्प को चाहते थे और जिनकी एक तरह से राजनीतिक मजबूरी भी रही है कि उनको नया दल चाहिए, नया विकल्प चाहिए, लेकिन इतने बड़े स्केल पर कोई बना नहीं पा रहा था, तो जब हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया तो वो लोग जुड़े हैं। अब ये उनकी समझ, उनकी ताकत सब मिलकर बना रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आज जन स्वराज में जुड़े हुए हैं। ये साधारण घटना नहीं है। चूँकि ये दल पहली बार बन रहा है और बिहार को लेकर एक प्री कंसीव नोशन है कि यहाँ पर कुछ आमूलचूल कुछ अलग नहीं हो सकता है, इसलिए लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हो सकता है क्या। लोग देख रहे हैं ज़मीन पर इस संगठन के तौर पर जन स्वराज भाजपा के आधिकारिक जो नंबर घोषित हैं संगठन के, उससे करीब करीब 2 गुना है बिहार में। जुड़े हुए हैं का क्या मतलब है? मतलब जो सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नज़रिए से जन स्वराज आज बिहार में सबसे बड़ा दल है। ये संभव है कि वो जो लोग जुड़े हैं वो बहुत सक्रिय नहीं हैं, ये संभव है कि उनकी ताकत बहुत बड़ी ना हो, ये संभव है कि वो मीडिया के नज़र में या समाज के नज़र में बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े बाप के बेटा नहीं है,
लेकिन अगर आप प्योरली संख्या के हिसाब से देखेंगे तो जन स्वराज से बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार में कोई नहीं है। आपने कई बड़े बाप के बेटे और बेटियों के साथ काम किया है, उन्हें राजा रानी बनाया हुआ है। अब आप प्रजा के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा। व्हाट इज़ द डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस ये है कि पहली बात आप ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। बिहार में जब हम लोग आकर जन स्वराज की हमने प्रयास शुरू किया तो हमारे पास भी इस तरह के एक्स एमएलए एमपी के लड़के या उनके घर वाले, उनको जोड़कर काम शुरू करने का एक विकल्प था। लेकिन जब मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया कि पिछले 30-35 साल में बिहार में विधायक सांसद कौन बना है, चाहे वो किसी दल से बना, तो 2-2.5 महीने के रिसर्च से हम लोग को पता चला कि बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही आज तक एमएलए एमपी बने हैं, चाहे वो किसी भी दल से बना हो। हम लोग को लगता है कि लालू जी के परिवार का वर्चस्व है। आप लालू जी की बात छोड़ दीजिए, आप भाजपा को ले लीजिए, जो दावा करता है कि भाई हम परिवार से गाइडेड नहीं हैं। भाजपा में आज सबसे बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर उनके डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी। जब बिहार में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर जब लालू जी का शासन आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। उसके बाद नीतीश जी का शासन आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी मुख्यमंत्री बने, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री बने। और आज जब भाजपा का प्रभाव बढ़ा है तो उसमें भी उनको कोई दूसरा कुशवाहा नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। पर प्रशांत जी, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तभी प्रशांत किशोर ही उनके स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो भी तो होता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि प्रजा के साथ काम क्यों कर रहे हैं, ये बात मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बिहार में आप जो कोई भी नेता बन रहा है वो किसी न किसी विधायक या सांसद का ही लड़का है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि एंट्री बैरियर इतना बड़ा बना दिया गया है कि भाई अगर आपकी जाति की संख्या नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं, आप बाहुबली नहीं हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए जन स्वराज ने ये प्रयास जो शुरू किया है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में समाज के प्रति चेतना है, अगर आप बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं तो व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, वो चिंता जन स्वराज करेगी। आप आइए और राजनीति में जुड़िए और कुछ अच्छा कीजिए। और ये सोचकर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। लेकिन वो चेहरे, अब विधायक का लड़का होता तो तुरंत मीडिया में खबर बनती, लेकिन वहाँ वो 3 बार का मुखिया है या 10 साल से वहाँ स्वयंसेवी संस्था चला रहा है या वहाँ पे स्कूल चला रहा है, तो वो मीडिया के लिए संख्या है, बहुत बड़ा उस चेहरा नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद कई बार लोग कहते हैं कि और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है। भाई यहाँ पर सैकड़ों अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में कोई जिला आप उठा लीजिए, वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर, वहाँ के सबसे बड़े वकील, वहाँ से सबसे नामी गिरामी जो पदाधिकारी होगा, कभी रहा हो किसी सर्विस में, स्टेट सर्विस में या इंडियन सर्विसेज में, उसमें से बहुतायत लोग, 50% से ज़्यादा लोग आज जन स्वराज में हैं, सक्रिय सदस्य हैं, बड़ी भूमिका में हैं। अब धीरे धीरे उनकी पहचान राजनेता के तौर पर भी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी मॉडल भी था ना, जब आम आदमी पार्टी स्टार्ट हुआ था तो उनका भी यही मॉडल था कि सर्विस सेक्टर से जो जिनकी एंट्री नहीं हो पा रही ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो आम आदमी पार्टी, तो ये विकल्प वाली राजनीति उनकी भी तो है ना। नहीं, आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में फंडामेंटल डिफरेंस आप समझिए क्या है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक व्यवस्था थी, अन्ना आंदोलन से निकली थी, और मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। मैं कैमरे पे कहता हूँ, मैं आंदोलन और क्रांति में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो किसी भी क्रांति से समाज का बहुत बड़ा सृजनात्मक काम नहीं हुआ है। क्रांति और आंदोलन को हम लोग कभी कभी ऐसा समझते हैं कि इससे सुधार होगा, नहीं। क्रांति और आंदोलन समाज में किसी व्यवस्था को हटा सकता है, किसी को पद से हटा सकता है, सल्तनत को उखाड़ सकता है, वो नई व्यवस्था नहीं बना सकता है। जैसे बिहार के नज़रिए से देखिए, यहाँ जेपी का आंदोलन हुआ, इंदिरा जी की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन उससे बिहार सुधरा नहीं। तो अन्ना का आंदोलन हुआ, उससे यूपीए की सरकार चली गई, लेकिन उससे नई व्यवस्था नहीं बन गई। नई व्यवस्था बनाने के लिए तो नए लोगों को आना पड़ेगा। तो सृजन का एक अपना काल है। तो आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग नहीं हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम 10 अच्छे लोग हैं जिनके पास
कोई सिल्वर बुलेट है जो बिहार को सुधार देगा। 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, आप मेरा एक भी स्पीच नहीं सुना सकते जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप जनसुराज को वोट दे दो, प्रशांत किशोर को वोट दे दो और हम आएंगे तो ये 4 चीज़ करेंगे जिससे सुधर जाएगा। हम ये उल्टी बात कह रहे हैं कि भाई एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, सुधार तब तक नहीं होगा जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे। दोनों में फ़र्क है। तीसरी बात, हम लोग बिल्कुल गांधी और अंबेडकर को लेकर ही चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग रेवोल्यूशनरी नहीं हैं, हम लोग इंक्रीमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं। सोसाइटी को सुधारे बगैर नहीं राजनीति सुधर सकती है। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है, जो मैंने गांधी को पढ़ा समझा है, उसको ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी से कोई तुलना इसकी नहीं है। प्रशांत जी, आपने बोला 1250 परिवार ऐसे हैं या फैमिलीज हैं जिससे बनते हैं नेता और हटते हैं। क्या आप इनको बाहर करेंगे अपनी पार्टी में? इस पर लंबी चर्चा पार्टी में हुई। हमारे कई साथियों ने तो ये कहा कि इसको संविधान में ही लिख दिया जाए कि उन 1200-1250 परिवार के लोगों को जनसुराज में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सारी चर्चा के बाद ये निकला कि नहीं, इसको अगर हम लोग बार कर देंगे कि कोई भी उसमें से नहीं आएगा तो संभव है कि उसमें से कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भी छूट जाए। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि अगर जनसुराज से 243 लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो शायद जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे या उनका इन 1250 परिवारों से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? यहाँ पे हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई है। नहीं, ये देखिए, मैं इसका बड़ा इस पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। आप लोग पूरे इंडिया में नेटवर्क चला रहे हैं, जब आप बिहार में आते हैं तो ये कहते हैं कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। ये फैक्ट नहीं है। आप बताइए कि आप कर्नाटक में जाते हैं तो क्या वहाँ लिंगायत और बोका लिग्गा फैक्ट नहीं है? हम ये नहीं कह रहे वहाँ नहीं हो रही, हम कह रहे हैं यहाँ हो रही। तो क्या आपने किसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के दावेदार से, नेता से, सांसद से पूछा कि भाई कर्नाटक में आप कास्ट बैरियर तोड़ पाएंगे? क्या आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी कापू का राजनीति नहीं हो रहा है? लेकिन जब आप चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी को इंटरव्यू करते हैं तो उससे ये नहीं कहते कि कास्ट बैरियर आंध्र में तो बिहार में पूछेंगे ना। नहीं, वहां पर भी आपने नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा किसी ने नहीं। ये बिहार के प्रति कहीं ना कहीं बायस दिखाता है। आप जब योगी जी को इंटरव्यू करते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि यूपी में आप कास्ट बैरियर तोड़ पाइएगा। आप मुझे अगर पूछा है तो मुझे भेजिए लिंक। मैं भी राजनीति में हूँ। मेरे भाई गुजरात में खाम थियरी हमने पढ़ा सुना देखा है। खाम थियरी क्या है? क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, कांग्रेस उसी से राज करती थी। उसको तोड़ने के लिए भाजपा वालों ने पटेल और अदर ओबीसी का कॉम्बिनेशन बनाया। क्या आपने मोदी जी से, केशु भाई पटेल से, बघेला जी से या कांग्रेस के नेताओं से ये पूछा कि भाई आप गुजरात में कास्ट के बैरियर को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, कास्ट भारत में एक सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। जो भी बात समाज की सच्चाई होगी वो राजनीति में भी आपको दिखेगा। उसका डिग्री अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर समाज में कास्ट है तो राजनीति में भी कास्ट होगा। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। समाज में अगर हिंदू मुस्लिम की भावना है तो राजनीति में भी दिखेगा। तो ये बात नहीं है कि खाली बिहार में ही ऐसा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे। बिहार में भाई पिछले 15 साल से भाजपा को बड़ी सफलता मिल रही है लोकसभा के चुनाव में। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाजपा को सफलता नहीं मिल रही है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। अब एकदम ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, हर आदमी कास्ट पे वोट करता है, और बिहार में आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी जी के जाति के बिहार में कितने लोग रहते हैं ये बता दीजिए। और अगर नहीं रहते हैं तो उन लोगों ने मोदी जी को वोट कैसे किया है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट किसने किया ये बता दो, क्योंकि मोदी जी की जाति का तो बिहार में कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग जातियों से अलग हटके भी मोदी जी के नाम पर वोट किए हैं, चाहे वो हिंदूवादी होने के नाम पर करे, हिंदू मुस्लिम के लिए करे, राम मंदिर के लिए करे, विकास के लिए करे, वो एक अलग मुद्दा है, राष्ट्रवाद के लिए करे, लेकिन जाति के नाम पर तो नहीं कर रहे हैं। लालू जी को देख लीजिए। लालू जी को आप लोग कहते हैं बिहार में MY समीकरण है, वाई तो उनकी जाति हुई, M मुस्लिम हुए, 18% मुसलमान है। वो लालू जी की जाति का तो नहीं है। वो लालू जी को क्यों वोट करता है? वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो जाति का है, इसलिए कर रहा है कि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है, तो डर के मारे लालू जी को देता है। तो जाति एक फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। पर आपके लिए कई सारे एनालिस्ट कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव करीब आएंगे तो सब यही उठाएंगे कि प्रशांत किशोर जो हैं ये स्वर्ण जाति के हैं,
और देखिए- आपकी जाति भी एक रोल प्ले कर सकती है नहीं, इसमें? देखिए ऐसा है कि अगर आप पैदा हुए हैं भारत में तो किसी न किसी जाति में आप पैदा हुए हैं, उसका तो यहाँ कोई- पर बोलबाला उस- नहीं है ना स्वर्ण जाति का मैं- फिर ये पॉलिटिक्स में? आपको किसने कहा? मान लीजिए नीतीश कि- जी नहीं है, एक मिनट, लालू जी नहीं बस है। मैं आ रहा हूँ।